2019 में हम लोगों ने साउथ अफ्रीकन एक एक्सपर्ट थे डॉक्टर स्टीव, जिनका 25-30 साल से एक्सपीरियंस है स्मॉल ट्री पे या हाई डेंसिटी पे। कि जहां आप रिवायती तरीका में 70 से 80 पौधे लगा रहे थे, वहां अब आप 600 से लेकर 1300 पौधे लगा सकते हैं। अगर 1 एकड़ की हम लोग बात करें तो तकरीबन वो 4 से 6 टन जो है 1 एकड़ से हम लोग रिवायती तरीका से ले रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत का ज़्यादातर इन्हिसार ज़राअत पर है। मगर ज़राअत को किस तरह जदीद खतूत पर उस्तवार करना है, इसके बारे में बताएंगे हम ज़रई माहिरीन और तरक्की पसंद काश्तकारों के साथ। तो इसलिए जुड़े रहिए AWC एग्री के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC एग्री के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाज़रीन, मुल्तान का नाम आए तो आम की मिठास खुद ब खुद ही मुँह में आ जाती है। तो लेकिन हम देखते हैं कि मुल्तान में जो आम की काश्त हो रही है ज़्यादातर वो रवायती तौर पर की जा रही है, जिसमें आम तौर पर 1 एकड़ में 50 से 60 या 70 तक पौधे लगाए जाते हैं और उनकी मैनेजमेंट भी मुश्किल होती है, उसकी देखभाल, उस पर स्प्रे का करना भी मुश्किल होता है। तो इसके मद्दे मुकाबिल एक ऐसी टेक्नोलॉजी भी मुतारिफ़ कराई गई है जिसको हाई डेंसिटी टेक्नोलॉजी या स्मॉल ट्रीज़ टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो नाज़रीन, मोहम्मद नवाज शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी में एक ऐसा ही पायलट प्रोजेक्ट जो है वो मुतारिफ़ कराया गया है, जिसमें हाई डेंसिटी ट्री या स्मॉल ट्री लगाए गए हैं और जिसका जो मैनेजमेंट है वो यूनिवर्सिटी का शोबा हॉर्टिकल्चर जो है वो कर रहा है। और इस हवाले से आज हमारे साथ मौजूद है एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर काशिफ रज़ाक साहब। आज हम उनसे बात करेंगे कि हाई डेंसिटी टेक्नोलॉजी या स्मॉल ट्रीज़ टेक्नोलॉजी क्या है और रवायती टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट इसकी क्या अफादियत है और इसकी क्यों जो है वो मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और ये काश्तकारों में ये टेक्नोलॉजी मकबूल हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत मेहरबानी, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। कोई मसला नहीं जी, ये तो हमारी ज़रूरत है जी वक्त की। डॉक्टर साहब, आप हमें बताएंगे कि ये हाई डेंसिटी टेक्नोलॉजी है या ये जो स्मॉल ट्रीज़ टेक्नोलॉजी है मैंगोज़ में, ये क्या है और इसकी क्या अफादियत है? सर मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे हम लोगों ने इसे शुरू किया था, मैंने आपको बताया कि ये 2019 में हम लोगों ने साउथ अफ्रीकन एक एक्सपर्ट थे डॉक्टर स्टीव, जिनका 25-30 साल से एक्सपीरियंस है स्मॉल ट्री पे या हाई डेंसिटी पे, स्पेशली मैंगो पे। उनको हम लोगों ने यहाँ बुलाया था और उनसे हम लोगों ने ट्रेनिंग ली थी। उसकी अच्छी बात ये थी कि हमारे साथ जो ग्रोअर्स की हम लोगों ने ट्रेनिंग की है और वो ग्रोअर्स पंजाब और सिंध के थे, जिसमें तकरीबन 150 ग्रोअर्स थे जिन्होंने यहाँ ट्रेनिंग किया और उसके बाद इसको फिर अडॉप्ट किया है। अब तक ये तकरीबन 10,000 एकड़्स पे जो है ये स्मॉल ट्री सिस्टम अब पंजाब और सिंध में लग चुका है और अपनी प्रोडक्शन पे भी ये कुछ आ रहा है। तो डॉक्टर साहब, इसकी क्या अफादियत क्या है इसकी हाई डेंसिटी की? इसकी अफादियत ये है कि देखिए, जहां आप रिवायती तरीका में 70 से 80 पौधे लगा रहे थे, वहां अब आप 600 से लेकर 1300 पौधे लगा सकते हैं। रिवायती तरीके में आपकी जो प्रोडक्शन है और इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, बट इससे क्वालिटी प्रोडक्शन आ रही है। अब रिवायती तरीके में हम 20 से 25% ऐसी प्रोड्यूस होती है जिसे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर स्मॉल ट्री सिस्टम में जहाँ पौधा और फ्रूट आपकी एक्सेस में होगा, पहुँच में होगा, जहाँ बीमारियों का कंट्रोल कम से कम होगा, 70 से 80% ऐसी प्रोड्यूस है जो एक्सपोर्ट के लिए आप लेके जा सकते हैं। सो मतलब पैदावार भी आपकी बढ़ रही है, प्लस उसकी क्वालिटी भी आपकी बढ़ रही है, जिससे आप अच्छी फॉरेन अर्निंग कमा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताएं कि जो हमारे रवायती अंदाज में इसकी मैंगो फार्मिंग की जाती है, उसमें 1 एकड़ 1 ट्री से कितनी प्रोडक्शन हासिल हो जाती है और इस तरह जो हाई डेंसिटी है तरीक़ाकार, इससे कितनी एक पौधे से पैदावार हासिल हो? तकरीबन अगर 1 एकड़ की हम लोग बात करें तो तकरीबन वो 4 से 6 टन जो है 1 एकड़ से हम लोग रिवायती तरीका से ले रहे हैं। इससे भी ऑलमोस्ट हमने उतनी ही लेनी है, 7-8 टन। थोड़ी सी प्रोडक्शन बढ़ गई है, बट हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि क्वालिटी प्रोडक्शन में आपकी जो क्वालिटी है फ्रूट की, जो कॉस्मेटिक लुक है, उसकी जो ब्यूटी है वो इम्प्रूव हो जाती है, उस पर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट जो प्रोडक्शन है वो ऑलमोस्ट सेम है, इससे ज़्यादा ही है, बट वो सेम ही हम कहते हैं, लेकिन जो क्वालिटी प्रोडक्शन है वो ज़्यादा है। डॉक्टर साहब, ये भी हमें बताएं कि ये जो ज़ाहिर है पौधे तो आम पौधे होते हैं जो हर फॉर्म में काश्त किए जाते हैं, तो इसकी क्या मेंटेनेंस होती है कि इसको जो कद है वो मतलब है वो एक हद तक रहता है और ज़्यादा बढ़ता नहीं है? इसकी मेंटेनेंस ये कि हम स्टार्ट जिसे कहते हैं नर्सरी
नर्सरी से जो पौधा लेते हैं वो उसी से हम लोग उसकी ट्रेनिंग कहते हैं हम उसको, कि प्लांट के जब हम ग्राफ्ट करते हैं तो उसको तकरीबन 1 से 1.5 फीट के पर ग्राफ्ट करते हैं, जो नॉर्मल उसमें नहीं है। देन उसके बाद हम इसकी टिपिंग करते हैं और उसके बाद इसकी प्रूनिंग और ट्रेनिंग करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि जितनी भी जो ब्रांचेस लें, मतलब इसमें जो सिस्टम यूज़ किया जाता है वो 1 फीट का, और देन उसके बाद ग्रो करने देते हैं, फिर उससे 3 ब्रांचेस लेते हैं, फिर आगे 3 और 5 का सिस्टम ये है। तो टोटल एंड ऑफ द ईयर आपके पास या एंड ऑफ द सीज़न आपके पास 27 से 45 ब्रांचेस होती है जिन पे फ्रूटिंग लग रही होती है, और उसकी जो हाइट होती है वो 7 से 8 फीट होती है। इस हाइट को हम लोगों ने मेंटेन करना पड़ता है, और ये पूरे का जो पूरा सिस्टम है स्टार्ट नर्सरी से होता है और फील्ड में जाके ये ख़त्म होता है। तकरीबन से 2 से 3 साल लग जाते हैं। यानी कि इस टेक्नोलॉजी के तहत जो पौधे का कद है वो 7 से 8 फुट तक ही रहता है, इससे ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया जाता। इससे ज़्यादा बढ़ेगा ज़रूर, लेकिन उसको हम लोग ट्रेनिंग और प्रूनिंग कह रहे हैं कि एनुअली जैसे ही फ्रूट हार्वेस्ट कर लेते हैं उसकी शाख तराशी की जाती है ताकि उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन रखा जाए, बढ़ाया ना जाए, क्योंकि इस सिस्टम की मतलब अफादियत ही तभी होगी कि अगर हम प्रॉपर उसकी प्रूनिंग एंड ट्रेनिंग करके रखेंगे। तो इसकी जो मेंटेनेंस है उसके लिए मैनुअली वर्क किया जाता है या इसका कोई मैकेनाइजेशन है, कोई मैकेनिकल सिस्टम है? डेफिनेटली जी, इतना बड़ा एरिया है 1 एकड़ पे, जहाँ हम लोग 600 से 1300 पौधे लगा रहे हैं, तो वहाँ ह्यूमंस जो इंटरवेंशन है वो पॉसिबल नहीं होती। यहाँ आपको हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम पे जाना पड़ता है, जिसे ड्रिप इरिगेशन कह रहे हैं, स्प्रिंकलर कह रहे हैं, रेन गन वगैरह कह रहे हैं। प्लस जो प्रूनिंग है, जहाँ 70-80 पौधों की करनी थी वो तो मशीन कर लेती है या ह्यूमंस कर लेते हैं, बट यहाँ जो होगी वो मैकेनाइज्ड होगी, मशीनरी होगी जो उसको प्रून वगैरह करेगी। इनिशियली यस मजदूर करेंगे, लेकिन उसके बाद लेबर करेगी, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे पौधा बड़ा हो जाएगा फिर हम इसको मशीन के थ्रू करेंगे, और वो मशीन से ही पॉसिबल है। डॉक्टर साहब, आम के पौधों पर आमतौर पर जैसे कोई बटूर की बीमारी है या इस पर और जो जरासीम है, जैसे वो मिलीबग है या गदेड़ी जिसको कहते हैं वो होते हैं, इस पर टेक्नोलॉजी पर उनको मेंटेन करना या उनको तदारुक करना कोई आसान है? जी, इसमें तो हम ये आप श्योरिटी कहते हैं कि वो आसान है, क्योंकि 7 से 8 फुट का जो पौधा होता है वो आपकी एक्सेस में है, वो आपकी पहुंच में है, वो आपको बता सकता है कि मेरे पास इस वक्त क्या हमला है, किस चीज़ का हमला है, आप उसे देख सकते हैं। दूसरा, जब पौधे की जो हाइट है वो 7 से 8 फुट होती है, उसमें प्रॉपर इरेशन और वेंटिलेशन होती है, हवा का गुजर और रोशनी का गुजर अच्छा हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो आम बीमारियाँ और जो इंसेक्ट होते हैं ये कम से कम उस पर होते हैं। डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि आमतौर पर जो हमारी रवायती इसकी मैंगो फार्मिंग है उसकी जब हार्वेस्टिंग होती है तो 25 से ज़ायद जो % है वो फ्रूट जो है वो ज़ाय हो जाता है। तो क्या इस टेक्नोलॉजी के तहत उसमें जो ज़ाय होने की शरह क्या है? मैं यही भी करूँगा, जो 25 से 30% जो आप बात कर रहे हैं वो एक्सपोर्टेबल ना, इसमें हम कहें 70 से 80% जो हमारी प्रोड्यूस होगी वो एक्सपोर्ट। दूसरा, जब 7 से 8 फुट का पौधा है तो हर फ्रूट आप चाहेंगे कि इसको तोड़ सकें, आप उसको मैनेज कर सकें, बैगिंग उसकी कर सकें, ताकि उसकी जो कॉस्मेटिक लुक है वो आप अच्छी उससे ले सकें। तो डेफिनेटली वो जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज हैं या जो हार्वेस्ट के जो लॉसेज हैं वो इस सिस्टम में मिनिमाइज हैं, क्योंकि बड़े ट्री पर जब आप जाते हैं तो वहाँ हार्वेस्ट कर ही नहीं पाते हैं, छोड़ देते हैं उसको, वो फिर आगे जो है पोस्ट हार्वेस्ट उसकी डिजीज़ वगैरह के इंसिडेंट्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आपका हर फ्रूट हर पत्ता आपके उसमें एक्सेस में, पहुंच में, जिसे आप तोड़ भी सकते हैं और मैनेज भी कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी को अपनाने का जो रुझान है उसको आप क्या देखते हैं? बहुत अच्छा। मैंने अभी को बताया कि 2020 से हम लोग बात कर रहे हैं और अब तक तकरीबन 10,000 एकड़ से ज़्यादा जो है इस टेक्नोलॉजी पर लोग आ गए हैं, और फ्यूचर भी इसी का ही है। जैसे कि अर्बनाइजेशन हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो एरिया हमारा कम हो रहा है, तो इतनी पॉपुलेशन को फीड करने के लिए अगर ये टेक्नोलॉजीज़ हम लोग नहीं इस्तेमाल करेंगे तो कैसे हम लोग फीड कर पाएंगे, ये ज़रूरत है इस वक्त की। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका जो अपना जो पायलट प्रोजेक्ट है यूनिवर्सिटी का, जिसका आपका डिपार्टमेंट देख रहा है, इसमें आपने कौन सी किस्म के जो है आम जो है ना वो लगाए हुए हैं? बहुत अच्छा सवाल है जी। हमसे लोग यही पूछते हैं कि ओके जी बताएं वैरायटी कौन सी है। तो यहाँ हम लोग ने पायलट प्रोजेक्ट में 5 डिफरेंट वैरायटीज़ हैं जो कमर्शियल हैं हमारी। सफ़ेद चौंसा, सिंदड़ी, समर बही चौंसा, अनवर रटोल और सेंसेशन, ये 5 वैरायटीज़ हमारे पास यहाँ लगी हुई हैं। इसके अलावा फार्मर फील्ड में आपको हर तरह की वैरायटीज़ आपको मिल जाएंगी, ताकि लोगों को बता सके, डिमॉन्स्ट्रेट कर सके कि ये जो सिस्टम है ये हर वैरायटी के लिए ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है इसमें। अच्छा, मार्केट के हवाले से आप क्या समझते हैं कि इनमें से कौन सी किस्म जो वो ज़्यादा अच्छी है, या हमारे जो फार्मर हैं उनको किस वैरायटी की तरफ जाना चाहिए? जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में हो रही है तो वो हो रही है समर बहिश चौंसा, जिसे हम मौसमी चौंसा कह रहे हैं। तकरीबन 30% से ज़्यादा एरिया जो है हमारा उस वैरायटी का है। लेकिन अब 2 वैरायटीज़ जो हैं वो इमर्जिंग है, जिसमें आपके पास न्यू सिंदड़ी जिसे चनाब गोल्ड कह रहे हैं, और इसके साथ रट्टे वाला जिसे अजीम चौंसा कह रहे हैं। ये वो इमर्जिंग वैरायटीज़ हैं जो मार्केट में अपना अच्छा प्राइस ले रही हैं। इसके अलावा सफ़ेद चौंसा और सिंदड़ी ये एक्सपोर्टेबल हमारी वैरायटीज़ हैं, जिससे हम लोग अच्छा प्रॉफिट वगैरह गेन कर रहे हैं।
अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपने हमारे जो मैंगो फार्मर हैं उनको ये हाई डेंसिटी जो टेक्नोलॉजी ये मुतारिफ़ कराई है और उनको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, समझा भी रहे हैं, अवेयरनेस भी दे रहे हैं। लेकिन ये एक जो वैरायटी है आम जो है ये एक पेरिशेबल आइटम है, तो इस हवाले से हमें बताएं जो इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है उस हवाले से भी कोई काम कर रही है यूनिवर्सिटी? जी हम ज़्यादा जो है हम पोस्ट हार्वेस्ट कहते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट लाइफ वगैरह जो कहते हैं। हमारी वैराइटीज़ जिन्हें हम लोग जो येलो कलर डेवलप कर लेती हैं इनकी शेल्फ लाइफ थोड़ी कम होती है, 5 to 7 डेज़ इतने हमारे पास रहते हैं। इसके लिए हम लोग डिफरेंट टेक्निक्स वगैरह, डीसैपिंग है, हॉट वाटर ट्रीटमेंट है, डिफरेंट केमिकल्स वगैरह, स्टोरेज वगैरह उस पर भी काम कर रहे हैं ताकि हम लोग अपनी प्रोड्यूस की शेल्फ लाइफ, स्टोरेज लाइफ को एक्सटेंड कर सकें। अब आप देखें जो यूरोप जा रहा है, जो आपका यूएई वगैरह जो थ्रू सी शिपमेंट जा रही है या बाई एयर जा रही है, वो टेक्नोलॉजीज़ मतलब अवेलेबल हैं जिनके थ्रू ये करके उनकी शेल्फ लाइफ और स्टोरेज लाइफ को वो बढ़ा रहे हैं। अच्छा, ऐसा है डॉक्टर साहब कि हमारे यहाँ फ्रूट फ्लाई का बड़ा मसला है जो हमारी एक्सपोर्ट में भी एक बड़ी रुकावट है, ये इस हवाले से भी को आप देख रहे हैं ये मामले को? ये जो मैंने अभी हार्ड वाटर ट्रीटमेंट की बात की, ये बेसिकली उसी इंसेक्ट के लिए, क्वारंटीन इंसेक्ट है फ्रूट फ्लाई, जिसमें आगे उसकी डॉर्सेलिस जोनेटा स्पीशीज़ हैं जो हमारे मैंगो पे ज़्यादा आ रही हैं, उसी को किल करने के लिए यूज़ की जाती है। इस सिस्टम में एक और अच्छी बात यह है कि जब फ्रूट आप छोटा होता है, प्लांट छोटा होता है फ्रूट, तो आप फ्रूट को बैग कर सकते हैं, उसको शापर चढ़ा सकते हैं, पॉलीथीन बैग्स या दूसरे ब्राउन पेपर बैग, जिससे फिर फ्रूट फ्लाई का जो है इंसेक्ट का जो अटैक है वो कम से कम हो जाता है। अगर फिर भी हो जाता है तो उसे हम हार्ड वाटर ट्रीटमेंट वगैरह दे रहे हैं, VST वेपोराइज हीट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, रेडिएशन वगैरह देते हैं। ये वो ट्रीटमेंट्स हैं जिनसे इस इंसेक्ट को कंट्रोल किया जा सकता है। पोस्ट हार्वेस्ट में मतलब हार्वेस्ट के बाद फील्ड में अगर करना चाहें तो आप डिफरेंट वो ट्रैप्स होते हैं जिसमें मिथाइल यूजिनॉल है, प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट है, इस तरह के केमिकल्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं ताकि इस इंसेक्ट को, इस कीड़े को हम लोग महफूज कर सकें अपने प्रोड्यूस को। हमारे जो मैंगो फार्मर हैं जी वो आमतौर पर बागात में भी को मल्टी क्रॉपिंग कर लेते हैं, तो इस हवाले से आप हमें बताएं कि ये जो मल्टी क्रॉपिंग है ये आम के बागात में करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और ख़ास तौर पर ये जो हाई डेंसिटी जो टेक्नोलॉजी है इस हवाले से भी थोड़ा सा फरमाएं कि मल्टी क्रॉपिंग किस हद तक ठीक है या नहीं। सबसे पहले तो हम ये कहते हैं कि देखिए हाई डेंसिटी या स्मॉल ट्री सिस्टम में मल्टी क्रॉपिंग आप लोग मत करें, क्योंकि वैसे ही आप लोग पौधे बढ़ा चुके हैं 70 से 80 पौधे से जो रिवायती है, अब आप 600 से 1300 पौधे लगा रहे हैं तो इतनी स्पेस ही नहीं है। अगर इसके बावजूद भी अगर करनी है तो आप वो क्रॉप करें, वो फसलें लगाएं जो इनके लिए ठीक हों, जिसे हम लोग लेग्यूमिनेसी फैमिली से कहते हैं, फलीदार जो सब वो होती हैं फसलें, वो आप लोग लगाएं जिससे इसकी जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बहुत अच्छी हो जाती है और प्लांट की ग्रोथ है वो इससे कम्पीट नहीं कर पाते। यानी कि ये जो फलीदार एक फसल काश्त करनी है वो भी उसकी जो अपना ज़मीन की ज़रखेज़ी बढ़ाने के लिए है? जी, वो भी ज़मीन की ज़रखेज़ी बढ़ाने के लिए, ताकि क्योंकि ऑलरेडी पौधे आप बहुत ज़्यादा लगा चुके हैं ना, अब इसमें जगह ही नहीं है जो आप मज़ीद इसमें इंटर क्रॉपिंग करें, कोई कमर्शियल क्रॉप लेके आएँ और हम वो क्रॉप्स लगाएं जो इसके साथ जिनका कंपटीशन कम से कम हो। ऐसा ना हो कि इसको पानी की ज़रूरत हो, उसको पानी की ज़रूरत ना हो, उधर पानी देते रहें, इसकी आगे ज़रूरत ना हो, वो फिर उससे कम्पीट कर रहे होते हैं न्यूट्रिएंट के लिए, एयर के लिए, वाटर के लिए। तो हम चाह रहे हैं ऐसी क्रॉप्स ना हो। उसमें फिर ये जो लेग्यूमिनेसी फैमिली है या फलीदार जो सब्जियां होती हैं उनको आप लोग कर सकते हैं, जिसमें मटर वगैरह है, इस तरह जंतर वगैरह है, आप वो उसे रूटावेट कर दें ताकि ज़मीन की ज़रखेज़ी भी बढ़ जाए और प्लांट भी उस पर इफेक्ट ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आप शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाजरीन, मैंगो फार्मिंग के हवाले से आपने डॉक्टर काशिफ रज़ाक साहब की बातें सुनी। तो नाजरीन, आप बखूबी जानते हैं कि हमारी जो रवायती फार्मिंग है आम की, उसमें जो दरख्त का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उसकी मेंटेनेंस भी मुश्किल होती है और उसके जो हार्वेस्टिंग के जो नुकसानात हैं वो भी ज़्यादा होते हैं। तो अगर हमारे काश्तकार मैंगो फार्मर हाई डेंसिटी टेक्नोलॉजी की तरफ आएँ तो इससे न सिर्फ उनकी देखभाल, मैनेजमेंट, बाग की मैनेजमेंट बहुत अच्छी हो जाएगी, बल्कि उनकी पैदावार भी इजाफा होगा और जो फलों का नुकसान होता है हार्वेस्टिंग के दौरान वो भी नहीं होगा। लामाला इससे उनकी आमदनी पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा और उनकी अच्छी आमदनी होगी। आज तक के लिए इतना ही। आइंदा सेगमेंट तक अपने मेज़बान ताहिर नदीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।